नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो फाइनली पीटीईटी 2022 यानी कि प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का आयोजन निर्धारित हो चुका है। फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, एग्ज़ाम कब तक पॉसिबली हो सकता है। और इससे पहले मैंने आपको एक जानकारी दे दी थी कि जेएनयू इस बार जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो आयोजन कराएगा। इससे पहले डूंगर कॉलेज बीकानेर आयोजन करवाया करता था। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल हम जानेंगे, क्या योग्यता वगैरह चाहिए और फाइनल ईयर में हो तो फिर अपेयरिंग से क्या एग्जाम दे सकते हैं क्या, तो सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन शेष रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके अलावा जो है बहुत सारे और बातें हैं जो एक वीडियो में मेरे हिसाब से कवर नहीं हो सकती, क्लियर नहीं हो सकती, तो वो मैं अगले वीडियो में फुल ऑन एक डिटेल इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहले जेएनयू के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है अपने जोधपुर का, वो इस बार पीटीटी का समन्वयक है या यूं का कार्यकारी एजेंसी है। और 2 साल की बीएड भी होती है, 4 साल की होती है। सबसे पहले इसको समझो, 2 साल की बीएड उनको करनी होती है जो ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं, मतलब कि बीए या बीएससी कंप्लीट है, या फिर अगर फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं, सेकेंड ईयर हो चुका है, फाइनल ईयर में अभी फॉर्म वगैरह भर दिए हैं, एडमिशन ले लिया है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। कब तक क्लियर करना है वो भी समझ लेंगे इसमें, काउंसलिंग की लास्ट डेट तक, तो ये मैं बता देता हूँ, बाद में आप कई बार ध्यान दो नहीं दो। तो काउंसलिंग की लास्ट डेट मतलब अभी तो आपके नॉर्मल फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की जो प्रोसेस रहेगी। काउंसलिंग मतलब वो जो पैसे भरने पड़ते हैं बैंक में, जो एक तरीके से चालान भरना पड़ता है, और उसके बाद जब वहाँ पे बीएड कॉलेज अलॉटमेंट होकर एडमिशन होना होता है, उससे थोड़ी पहले वाली ये प्रोसेस है। तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जो भी आपकी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है या 12th फाइनल ईयर है। तो 4 साल का कोर्स उनके लिए जो 11th कर चुके हैं, 12th फाइनल ईयर में है या फिर 12th कर चुके हैं, तो वो 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड का कोर्स ले सकते हैं। और 2 साल का कोर्स उनके लिए जिनका ग्रेजुएशन बीए या बीएससी कंप्लीट हो चुका है और वो बीएड करना चाहते हैं, तो उनको ही लाभ है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये और रहता है कि बीएड करने के ज़्यादा लाभ हैं अब बीएसटीसी करने के, जिसको डीएलएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए, बीएसटीसी की तुलना में बीएड करने के लाभ बहुत ज़्यादा है। टॉप 2-3 लाभों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला लाभ ये कि आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सारे एग्जाम दे सकते हो। सेकंड, इसकी जो बड़ी बात बताऊं अगर आपको, तो बीएड जो है एक डिग्री है और डीएलएड एक डिप्लोमा है। डिप्लोमा के ऊपर डिग्री कहीं गुना ज़्यादा भारी होती है, तो 2। और तीसरा रीज़न ये है कि अगर आप आगे एमएड करना चाहते हो तो उसमें भी बीएड का जो मायना है या बीएड की जो योग्यता है वो वहाँ पर निर्धारित होती है। तो एमएड करके बीएड कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो या बीएसटीसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी बीएड जरूरी होती है। तो ये कुछ एक फ़ायदे, और भी यूँ 50 बातें होती है इस संबंध में, लेकिन मेन ये 3 फायदे हैं बीएड करने के। अगर आपको जो है अच्छा करियर चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, अच्छी एक लेवल की जॉब चाहिए, अच्छे ग्रेड पे चाहिए, तो बीएड करो। और आप सोचते हो कि कम भीड़ में जैसे तैसे लग जाऊं, तो फिर तो बीएसटीसी कर दो, डीएलएड कर दो, आगे कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। हाँ, डीएलएड करने के बाद अगर आप 3rd ग्रेड टीचर बन जाते हो तो इग्नू की ओर से आप ओपन से बीएड कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक लाभ का सौदा वहाँ पे हो सकता है। तो देखिए, पीटीईटी 2 और 4 साल का क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर अब इसमें देखिए योग्यता क्या है, ये देखिए आप। सबसे पहली बात कि अगर आप पीटीटी 2 साल की करते हो या 4 साल की करते हो, कोई सी भी करो, आपको मिनिमम 50% चाहिए। 2 साल की करनी है तो ग्रेजुएशन बीए बीएससी में 50% चाहिए, और अगर 4 साल वाली करते हो तो 12th यानी कि 10+2 में उच्च माध्यमिक परीक्षा जो होती है उसमें आपके 50% होने चाहिए। और इसमें जो कुछ एक आरक्षित श्रेणियां हैं जिनको 5% की छूट है, जैसे देखिए राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी, जिनको पहले एसबीसी बोलते थे, तो इनको, दिव्यांगों को, विधवा, तलाकशुदा, इन सारी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं और पहले वाली कैटेगरी के जो पुरुष भी हैं, उनको जो है 5% की इसमें छूट मिलने वाली है। उनके 50 नहीं 45 भी होंगे ग्रेजुएशन में 2 साल के लिए, और 12th में 4 साल वाले कोर्स के लिए तो भी वो मान्य रहेंगे। तो ये एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोशिश करो ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न से करने का। और जब वो छात्राएँ जो देख रही होंगी अभी, जिनको मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो वो अब अच्छे से समझ पा रही होंगी कि मैं उनको क्यों फर्स्ट डिवीज़न का हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इसका योगदान होता है आगे जाके, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी डिग्री आएगी ना, उसमें सेकंड लिखा हुआ होगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर फर्स्ट लिखा हुआ है तो देखो क्या खुशी होती है, आपकी खुशी के मायने जो हैं वो अलग हो जाएंगे।
अब देखिए, उपरोक्त दोनों परीक्षाओं हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना से 1 अंक भी कम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपके 45 नहीं है, 44.99 तो भी आप नहीं हो सकते इसमें ऐड। और फिर 50 का है तो 49.99 है तो भी आप उसमें जो है मान्य नहीं रखोगे। तो ये ध्यान रखिए, फुल ऑन इतने होने चाहिए, इसमें 1 अंक का भी जो है कमी स्वीकार नहीं होगी। और देखिए, ऐसा होगा, ऐसा होना आवेदक की जो अभ्यर्थिता यानी कि उसकी जो योग्यता है उसको निरस्त करने का कारण होगा। पात्रता परीक्षा में इस वर्ष बैठने वाले विद्यार्थी भी पीटीईटी 2022 और बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये बात जो मैंने अभी आपको बताई वही है कि काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है तब तक इनका ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। अंक तालिका पात्रता जो प्राप्तांक जो है उनके पास हो। पात्रता प्राप्तांक अंक तालिका मतलब समझिए कि अंक तालिका मतलब मार्कशीट, और पात्रता प्राप्तांक का मतलब ये है कि अगर आप आरक्षित कैटेगरी से हो तो 45% मिनिमम, और आरक्षित कैटेगरी से नहीं हो, जनरल जो कैटेगरी अनरिजर्व वगैरह उससे हो तो 50% मिनिमम आपके चाहिए ही चाहिए। उसके हो और आपके पास जो डिग्री है वो आई हुई हो। अब देखो, जैसे अभी आप फाइनल ईयर में हो और आपका उसमें एडमिशन हो रखा है, मतलब अगर हो सकता है आप अच्छे नंबर लेकर आओ तो काउंसलिंग में भाग ले रहे हो, तो काउंसलिंग की जो लास्ट डेट होगी उस तक आपके रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रिजल्ट आता है तो फिर ओरिजिनली मार्कशीट कॉलेज में आने में थोड़ा समय लगता है। तो इसके पीछे क्या एक तरीका है, तो तरीका यही है कि आप जो ऑनलाइन मार्कशीट है उसको यूनिवर्सिटी में लेके जाइएगा, वहाँ से उसको अटेस्टेड करा दीजिएगा, मतलब साइन और सील होंगे यूनिवर्सिटी के, वो करा लीजिएगा, मान्य है। और डिग्री अगर चाहिए तो फिर वो प्रोविजनल वाले निकलवा देना वहाँ से यूनिवर्सिटी जाकर। जेएनयू के अकॉर्डिंग रूल्स बता रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी का फिर आप फ़ोन वोन करके पूछ लेना थोड़ा, क्योंकि मुझे जेएनयू और एमडीएस का ही जो है ज़्यादातर एक्सपीरियंस है। अब देखिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों से महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अन्य किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंक तालिका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं, डेफिनेटली आपके वो सेल्फ अटेस्टेड, माफ कीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी का अटेस्टेड है वो आपके चाहिए होगा। सेल्फ अटेस्टेड तो खैर हर चीज़ पे वो फोटोकॉपी भी साइन होंगे आपके, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी का साइन और सील वेरिफिकेशन होना जरूरी है। वो है तो फिर ये भी मान्य कर देंगे। मैं ओरिजिनल अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और देखिए, और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी इस सत्र में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। तो काउंसलिंग की अगर लास्ट डेट निकल गई तब तक रिजल्ट नहीं आया तो आप पात्र नहीं माने जाओगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता, मतलब फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो 1 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे और 31 मार्च इसमें लास्ट डेट है। तो फुल ऑन 1 महीना जो है फॉर्म चलेंगे और उसके बाद जो है अगली प्रक्रिया रहेगी। तो उसके पश्चात फॉर्म वॉर्म भरने की थोड़ी बहुत डेट बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं बढ़ती। तो यही आप कोशिश करना कि 1 मार्च से 31 मार्च तक जो है आपके ये इसमें फॉर्म वगैरह भर दी जाए। आगे देखें तो प्रवेश परीक्षा जो है वो नियत समय पर परीक्षा तिथि घोषित होगी। देखो, अगर मैं थोड़ा सा आप इसमें अगर बताऊं आपको, तो यही चांसेस हैं कि मई में जो है पॉसिबली एग्ज़ाम डेट आ सकती है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अप्रैल तक प्रिपेयरनेस हो जाए, लेकिन अगर नहीं होती है तो मई तक डेफिनेटली हो, मई दूसरा सप्ताह के समथिंग, क्योंकि जब भी लास्ट डेट जो होती है फॉर्म भरने की उसके 1 या 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। तो मई में पॉसिबली जो है पीटीईटी का एग्ज़ाम हो जाए, तो उस हिसाब से आप तैयारी रखिएगा। बाकी देखिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, विकलांग, सैनिक और उनके आश्रितों, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं और जो भी शहरिया जो जनजातियां वगैरह रहती हैं उधर टीएसपी एरिया की, उनके निवासियों और आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को राज्य सरकार के नियमानुसार सीटों में आरक्षण होगा। अब वो आरक्षण का क्या मापदंड है, किसको कितने % आरक्षण है, ये बीएड की जो सीटें होती है उसमें, तो वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में पूरा विस्तृत, क्योंकि ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और ऑफिशियल वेबसाइट आप देख ही सकते हो। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट के माध्यम से लिए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र या खुद के कंप्यूटर से भर सकते हैं, वो आपको पता ही है, और हाथ से भरे हुए नहीं स्वीकार होंगे। देखो, ई मित्र से आप जब भी भराओ, एक बात बड़ी यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ई मित्र से जब भी फॉर्म भराओ, मैं कॉलेज में भी देखता हूँ कई सारे छात्राओं के जो है फॉर्म गलत भरे हुए होते हैं। फिर वो कहते हैं कि सर वो ई मित्र वाले ने गलत भर दिया, हमारे प्रिंसिपल सर भी बोलते हैं। तो साहब आप ध्यान क्यों नहीं रखते बेटा, थोड़ा रखिए। ई मित्र वाले का काम 100, 150, 200 रुपये लेके आपका काम करना है, तो वो फ्री नहीं कर रहा, वो निःशुल्क नहीं कर रहा आपका काम, शुल्क लेके कर रहा है। तो आप पूरा पूरा ध्यान रखिए कि वो अच्छे से करे, क्योंकि अगर उस फॉर्म में जो गलत नाम छप गया वही आगे जाके आपके मार्कशीट में छपेगा, डिग्री में छपेगा, और वही आपके आगे जाके कैरियर में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा। नो मैटर आप 100% भी ला रहे हो, किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हो टॉप 1 रैंक से, और आपके मार्कशीट वगैरह में नाम गलत है, तो फिर एफिडेविट से मामला बनाना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। और टाइम पे एफिडेविट नहीं बना तो फिर आपके उस टाइम ज्वाइनिंग रुक जाएगी। सोचो आप कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब भी फॉर्म भरो 1 नहीं 3 बार चेक करो, और कोई जल्दबाजी कर रहा है तो उसको छोड़ दो,
और ई मित्र 50 है, दुनिया में एक नहीं है, और शहर में रहते हो तो और ज़्यादा है। तो समझो आप ई मित्र एक नहीं 10 चेंज कर लेना, लेकिन उसी के पास से भरवाना जो अच्छे से भरे, आपको अच्छे से देखने देगा, नहीं मुझे एक एक चीज़ चेक करने दो। बिल्कुल आप एग्जैक्टली कीजिए, 50 रुपये ज़्यादा ले ले उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एक एक चीज़ को अच्छे से देखना, एक एक जो फीलिंग है उसके अंदर उसको आप जो है अच्छे से देखना कि ये सही प्रदर्शित किया या नहीं किया। आगे देखिए, यदि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान नकद करना चाहते हैं तो वो खैर वहाँ पर ऑप्शन होते हैं, वो डेबिट कार्ड वगैरह से वो कर सकते हैं, ऑप्शन उसमें कुछ नहीं है। और देखिए, ऑनलाइन भुगतान अथवा चालान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात भी यदि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं निकलता है तो फिर आप ये कार्यालय में जो है फ़ोन वोन कर सकते हो, इसके नंबर वगैरह मैं आपको दे दूंगा, और उसमें आप जो है फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो कि सर मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन मेरा जो अपने वो प्रति जो है पेमेंट वाली वो नहीं निकल रही, क्योंकि फिर आगे दिक्कत आएगी कि आपने पेमेंट किया नहीं किया। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, और अपना फ़ोन नंबर वगैरह सही से भरें ताकि एसएमएस वगैरह से सूचना मिल जाए, और एसएमएस के भरोसे रहना भी नहीं ज़्यादा। ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह मैं दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप जानकारी ले लीजिएगा। और 2 साल 4 साल वाला जो भी आपके देखो प्रिंट आउट निकलेंगे उसमें ऑफिस कॉपी, स्टूडेंट कॉपी, ऐसे करके, तो वो आप अच्छे से संभाल के रखना। जब कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग होगी तब वहाँ आपको वो स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखनी है और ऑफिस कॉपी वहाँ पर जमा करा देनी है। कई बार यूनिवर्सिटी कॉपी भी होती है, वो भी भेजी जाती है। तो ये आप सारी चीज़ें देखना। मोस्टली इसमें जो ऑफिस कॉपी और स्टूडेंट कॉपी होती है तो वो आप अच्छे से संभाल के रखना, और जानकारी एक एक अच्छे से सही से भरना। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं कमेंट सारे रिप्लाई करता ही हूँ, आपको पता ही है। और अगला वीडियो फुल ऑन डिटेल इसी पे होगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। कल कॉलेज आऊँ, कल परसों सोमवार को, तब भी पूछ सकते हो बिल्कुल डायरेक्टली, और नहीं तो फिर आप जो है अभी ऑनलाइन भी पूछ सकते हो कमेंट करके। तो जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और कर लीजिए बीएड, एक आपके पास एक्स्ट्रा कैरियर ऑप्शन रहेगा। भले ही आरएएस बनना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले एक बैकअप ऑप्शन के रूप में आपके पास 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड हो जाएगा, तो वो बहुत ही बढ़िया होने वाला। फिर आराम से बैठ के आरएएस की तैयारी करना या आईएएस की, जो भी आप करना चाहो। तो यही बातें मुझे कहनी थी, और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो पहुँचा दूंगा आपके पास वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।